सीधा शुरुआत 1 मिनट में एक खबर की। सबसे पहले आपको बता दें, अफगानिस्तान में गंभीर मानवीय संकट के बीच भारत ने कल संयुक्त राष्ट्र में कहा कि वह पहले की तरह ही अफगानों के साथ खड़ा था और आगे खड़ा रहेगा। तो वहीं तालिबान की क्रूरता को देखने के बाद यूएनएचआरसी प्रमुख मिशेल बेशलेट ने कहा कि तालिबान की करनी और कथनी में बड़ा अंतर है। अफगानिस्तान संकट पर भारत ने अपील की है कि इस मुश्किल वक्त में दुनिया एक साथ आए और अफगानिस्तान के लोगों की मदद करे। अफगानिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र की बैठक में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि अफगानिस्तान के हालात पर भारत लगातार नजर बनाए हुए है। India is willing to stand by the Afghan people just as in the past. To ensure that this happens speedily and effectively, we believe that the international community must come together to create the best possible enabling environment. इस मौके पर विदेश मंत्री ने यह भी याद दिलाया कि अफगानिस्तान में भारत का 25,000 करोड़ का निवेश लगा हुआ है। उधर चीन ने भी अमेरिका और दुनिया के बाकी देशों से अफगानिस्तान को आर्थिक मदद देने को कहा है। इस बीच संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार प्रमुख मिशेल बेशलेट ने चेतावनी देते हुए कहा है कि तालिबान के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र के पास ये जानकारी है कि तालिबान पूर्व अफगान सैनिकों को खोज कर मारने में लगा है। 24 सितंबर को व्हाइट हाउस में होगी क्वाड देशों की बैठक। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन करेंगे समिट की मेजबानी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समिट में शामिल होंगे। 24 सितंबर को व्हाइट हाउस में जुटेंगे क्वाड के नेता, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल होंगे। व्हाइट हाउस ने सोमवार को घोषणा की और कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन 24 सितंबर को वॉशिंगटन डीसी में क्वाड समूह देशों के नेताओं के पहले व्यक्तिगत शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेंगे, जिसमें जो बाइडेन इस शिखर सम्मेलन के लिए व्हाइट हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऑस्ट्रेलियाई पीएम स्कॉट मॉरिसन और जापान के योशिहिदे सुगा का स्वागत करेंगे। क्वाड देशों के आगामी शिखर सम्मेलन पर सभी मुल्क आपसी रिश्तों को और मजबूत करने के साथ साथ कोविड-19 और जलवायु परिवर्तन को लेकर चर्चा कर सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा के दौरान एक द्विपक्षीय बैठक की भी उम्मीद है। अगर ऐसा होता है तो कई वर्चुअली बैठकों और फोन कॉल के बाद उनकी पहली व्यक्तिगत बैठक होगी। पीएम नरेंद्र मोदी आज अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय और डिफेंस कॉरिडोर का शिलान्यास करेंगे, जिसके बाद पीएम मोदी एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी और डिफेंस कॉरिडोर का शिलान्यास करेंगे। पीएम मोदी के आज के दौरे से पहले कल यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अलीगढ़ का दौरा किया था। योगी आदित्यनाथ ने सभा स्थल का जायजा लिया और यूनिवर्सिटी का मॉडल भी देखा। राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी के शिलान्यास के बाद पीएम मोदी एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इसमें तकरीबन 1 लाख लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। ये विद्यालय एक वरदान साबित होगा, क्योंकि उससे 2.5 किलोमीटर की दूर पर डिफेंस कॉरिडोर का सेंटर वहां पर होगा। तो मैं समझता हूं कि भारतवर्ष का एक अनोखा विश्वविद्यालय जो सरकारी स्तर पर जिसको हम खोलेंगे। प्रधानमंत्री के दौरे की तैयारियों के बीच अलीगढ़ में रिहर्सल हुई और वायुसेना के हेलीकॉप्टर की लैंडिंग कराई गई। जो हमारे ट्रैफिक का जो रूट है उन जगह पर भी व्यापक बंदोबस्त किया गया है, ताकि किसी तरह की कोई कठिनाई आम पब्लिक को नहीं हो। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अब्बाजान वाले बयान को लेकर अब सियासत शुरू हो गई है। सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि योगी जी को हार का डर सता रहा है, इसीलिए ऐसे बयान दे रहे हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर एक बार फिर हमला बोला। योगी ने लखनऊ में एक कार्यक्रम में कहा कि मोदी सरकार का विरोध कर रहे विपक्ष का चेहरा एक्सपोज करने की जरूरत है। योगी ने कहा कि 2017 में भी विपक्ष का बड़ा गठबंधन बना था, लेकिन जनता ने उसे नकार दिया था। एक महागठबंधन बना था, जनता ने उसको जिस रूप में खारिज किया है वो इस बात को प्रमाणित करता है कि भारतीय जनता पार्टी की प्रामाणिकता को जनता ने पूरी तरह स्वीकारा है।
वहीं योगी आदित्यनाथ के कुशीनगर में दिए गए अब्बा जान वाले बयान पर सियासत तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी को बाहरी बताते हुए निशाना साधा। जिनसे हार का डर होता है, लोग अक्सर बदहवासी में उनका नाम लेते रहते हैं, जिन्हें यूपी में डोमिसाइल देखे बिना लादा गया था। जनता उस बोझ को हटा देगी। हो सकता है कल ही दिल्ली वाले इनकी बर्खास्तगी या बदली की खबर लेकर आ जाएं। देखना यह है कि इन्हें पहले कौन हटाता है, इनके अपने या जनता। कथित पेगासस जासूसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो चुकी है। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने गोपनीयता का हवाला देते हुए कोर्ट में हलफनामा दाखिल करने से इनकार कर दिया। सोमवार को पेगासस जासूसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई। सुनवाई के दौरान केंद्र की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने गोपनीयता का हवाला देते हुए कोर्ट में हलफनामा दाखिल करने से इनकार कर दिया। याचिकाकर्ता की तरफ से कोर्ट में जिरह के लिए मौजूद वकील कपिल सिब्बल ने केंद्र के इस रवैये पर सवाल उठाए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने नाराजगी जताते हुए केंद्र से पूछा कि सरकार साफ साफ बताए जासूसी हुई या नहीं। कोर्ट ने यह भी कहा कि सरकार को पिछली सुनवाई में हलफनामा दाखिल करने का मौका दिया गया था, लेकिन इनकार के बाद आदेश देना ही होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इसके साथ ही पेगासस मामले पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कल डेथ सर्टिफिकेट और मुआवजा मामले की सुनवाई करते हुए राज्य सरकारों को इस संबंध में एक योजना तैयार कर वापस आने के लिए कहा है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह तीनों कृषि कानून का विरोध कर रहे हैं, भड़काने पर तुले हुए हैं। सोमवार को पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर ने किसानों से कहा कि वो पंजाब में आंदोलन ना करें, हरियाणा और दिल्ली में जाकर आंदोलन करें। किसान आंदोलन और उनकी मांगों का अब तक समर्थन करने वाले पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के सुर अचानक बदले बदले से नजर आए। कल होशियारपुर जिले में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि यदि उन्हें आंदोलन ही करना है तो पंजाब की बजाय दिल्ली और हरियाणा में जाएं। 113 स्थानों पर हो रहे आंदोलन के चलते राज्य का आर्थिक नुकसान हो रहा है। कैप्टन अमरिंदर सिंह के इस बयान के बाद से सियासत गर्मा गई है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने इस बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का किसानों को लेकर दिया गया बयान गैर जिम्मेदाराना है। इससे यह साफ साबित होता है कि किसानों को भड़काने का काम अमरिंदर सिंह ने किया है। दिल्ली में सोमवार को एक 4 मंजिला इमारत के गिरने से बड़ा हादसा हो गया, जिसमें 2 बच्चों की मौत हो गई और हादसे में घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दिल्ली के सब्जी मंडी इलाके में 4 मंजिला बिल्डिंग गिरने के हादसे में पुलिस ने गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया है। पुलिस बिल्डिंग के कॉन्ट्रैक्टर की तलाश भी कर रही है। इस हादसे में 2 बच्चों की मौत हो गई। जिस वक्त बिल्डिंग गिरी, अंदर 10 से 15 लोग थे। राहत और बचाव का काम जारी है। मैं सुबह 8:30 बजे आया था यहाँ पे, तो काम चल रहा था और उसके बाद मैं गया थोड़ी देर बाद, तो 12 बजने में 5 मिनट पे ये बिल्डिंग एकदम गिर गई। हाँ, ये दुकान थी हलवाई की। आम आदमी पार्टी ने कहा कि एमसीडी को बिल्डिंग के जर्जर होने की जानकारी थी। मैं उम्मीद करता हूं, कामना करता हूं कि इस घटना के बाद सक्रिय हो जाएगी एमसीडी, भाजपा शासित बीजेपी शासित एमसीडी, और सियासत करने की बजाय प्रोएक्टिवली स्टेप लेते हुए ऐसी तमाम बिल्डिंगों को लोकेट करके। हादसे के वक्त बिल्डिंग के नीचे ही दुकान में कंस्ट्रक्शन भी चल रहा था। एहतियात के तौर पर आसपास के मकान खाली कराए गए हैं। तमिलनाडु में नेशनल एंट्रेंस कम एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि नीट परीक्षा नहीं करवाने का विधेयक विधानसभा में पारित हो गया है। अब छात्रों को उनकी 12वीं की रैंकिंग के आधार पर एडमिशन मिलेगा। तमिलनाडु में नेशनल एंट्रेंस कम एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी नीट परीक्षा नहीं करवाने का विधेयक विधानसभा में पारित हो गया है। इसके कानून बनने के बाद राज्य में नीट परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी और छात्रों को उनकी 12वीं की परीक्षा में मिले अंकों के आधार पर एडमिशन मिल जाएगा।
मुख्यमंत्री M.K. स्टैलिन ने विधेयक पेश किया, जिसका कांग्रेस, AIADMK, PMK और अन्य दलों ने समर्थन किया। बीजेपी ने सरकार के फैसले का विरोध करते हुए सदन से वॉकआउट किया। इससे पहले सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष के नेता के पलानीस्वामी ने अपने गृह जिले सलेम में नीट परीक्षा में शामिल होने से पहले ही 19 साल के छात्र की आत्महत्या का मुद्दा उठाया और राज्य सरकार की आलोचना की। बिहार में अपनी मांगों को लेकर करीब हफ्ते भर से बिहार के सफाईकर्मी हड़ताल पर हैं, जिसकी वजह से सड़कों पर कचरे का ढेर लगना शुरू हो गया है। सफाई कर्मियों का कहना है कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई तो ये आंदोलन और तेज होगा। बिहार में करीब एक हफ्ते से सफाई कर्मियों की हड़ताल चल रही है, जिसकी वजह से सड़कों पर कचरे का ढेर लगना शुरू हो गया है। एक तरफ कचरे का ढेर तो दूसरी ओर बीमारी का खतरा। आपको दिखाते हैं पटना के सबसे VVIP इलाके की तस्वीरें। ये है बिहार की परिवहन मंत्री शीला कुमारी का घर। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि कैसे इनके घर के पास कचरे का ढेर लगा है। बिहार सरकार के मंत्री मुकेश सहनी के घर के पास भी ऐसा ही हाल है। पटना में जगह जगह देखा जाए तो कूड़े का अंबार है। पटना ही नहीं, बिहार के सभी निकायों में जो शहरों में हैं वो इसी तरह के हालात हैं। वहीं दूसरी तरफ हड़ताली सफाई कर्मियों का कहना है कि जब तक हमारी मांग नहीं मानी जाती है तब तक हम काम पर नहीं लौटेंगे। कोरोना महामारी से चल रही जंग के बीच भारत में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 75 करोड़ डोज के पार पहुंच गया है। कोरोना वैक्सीनेशन में भारत ने 75 करोड़ डोज के आंकड़े को पार कर लिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने ट्वीट कर बताया, प्रधानमंत्री ने सबका साथ सबका प्रयास के मंत्र के साथ भारत का विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान निरंतर नए आयाम गढ़ रहा है। आजादी के 75वें वर्ष में देश ने 75 करोड़ टीकाकरण के आंकड़े को पार कर लिया है। 75 करोड़ वैक्सीन लगना अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है, जिसके लिए मैं जनता का आभार प्रकट करता हूँ, कोविड वॉरियर्स का आभार प्रकट करता हूं, राज्य की सरकारों का और माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी भारत की इस उपलब्धि पर बधाई दी। और जितना भारत एक दिन में वैक्सीन लगा रहा है उतना बहुत सारे दुनिया के तमाम देशों की पॉपुलेशन नहीं है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने भी वैक्सीनेशन में तेजी लाने के लिए भारत को बधाई देते हुए कहा कि भारत सिर्फ 13 दिनों में 65 करोड़ से 75 करोड़ डोज तक पहुंच गया है। अब आपको दिखाते हैं कि लौटते मॉनसून की वो तस्वीरें जिसने महाराष्ट्र के कई इलाकों में जल प्रलय के हालात बना दिए हैं। कहीं पर मंदिरों में पानी घुस गया है तो कहीं पर नदियों की बढ़ रहे जलस्तर ने लोगों की परेशानी को बढ़ा दिया है। लौटते मानसून से महाराष्ट्र के कई इलाकों में जल प्रलय के हालात बन गए हैं। पालघर में भारी बारिश के चलते नदियों में इतना उफान आया कि यहां के धमनी और कवड़ास डैम को खोलना पड़ गया। डैम के उफनते पानी के इस रौद्र रूप की तस्वीरें जितनी रोमांच पैदा करती हैं उतनी डरावनी भी हैं। इससे निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा भी पैदा हो सकता है। दूसरी तरफ महाराष्ट्र के नासिक में भी जल सैलाब देखने को मिला। तस्वीरें देखकर आप खुद अंदाजा लगा लीजिए। बारिश की वजह से गंगापुर डैम से 4000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जिसके कारण रामकुंड के ज्यादातर मंदिरों में पानी भर गया। लगातार बारिश की वजह से गोदावरी नदी भी पानी से भरी दिखाई दे रही है। नासिक में पिछले 2 दिन में 100 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है। बारिश के कारण नासिक के आसपास के डैम 80% से ज्यादा भर गए हैं। मौसम विभाग ने आशंका जताई है कि अगले 4-5 दिनों तक बारिश से ऐसे ही हालात बने रह सकते हैं। अब आपको दिखाते हैं गुजरात के जामनगर की तस्वीरें, जहां रिहायशी इलाकों में पानी ऐसे बह रहा है मानो कोई उफनती नदी बह रही हो। जल प्रलय की ये खौफनाक तस्वीरें गुजरात के जामनगर से आई हैं। रिहायशी इलाकों में पानी ऐसे बह रहा है मानो कोई उफनती नदी बह रही हो। भारी बारिश की वजह से जामनगर में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। लोगों को बचाने के लिए जब जमीन से रास्ता नहीं बचा तो एनडीआरएफ के जाबाज जवानों ने रास्ता बनाया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि एक घर की छत से दूसरे घर की छत तक लोहे के ग्रिल से रास्ता बनाया गया।
जाहिर इससे आम लोग पार नहीं जा सकते थे। ऐसे में एनडीआरएफ के जवानों ने लोगों को गोद में उठाकर रेस्क्यू किया। जामनगर के दूसरे इलाकों से भी आई तस्वीरें बता रही हैं कि कैसे लोगों की जान पर आफत बनाई है। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि कैसे गांव और कस्बे पानी में डूबे हुए हैं। हालात इतने खराब है कि पानी घरों की छत तक पहुंच गया है और जामनगर में लोगों को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर तक लगाना पड़ा है। लोगों को एयरलिफ्ट कर सुरक्षित जगहों पर ले जाया जा रहा है। गुजरात के राजकोट में भी बारिश का कहर देखने को मिला, जहां पानी के तेज बहाव में ये गाड़ी एक तिनके की तरह बह गई। गुजरात के राजकोट में इस वक्त भारी बारिश से ऐसे हालात बने हुए हैं। लौटते मॉनसून ने यहां लोगों की जान आफत में डाल दी है, जिसका अंदाजा आप ये तस्वीर देखकर लगा सकते हैं। पानी के तेज बहाव में ये गाड़ी एक तिनके की तरह बहती चली जा रही है। बहती हुई ये कार कहां गई, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है, लेकिन गनीमत ये रही कि कार में सवार सभी लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया। लेकिन तस्वीरें खौफ पैदा करती हैं। राजकोट और आसपास के इलाकों में मूसलाधार बारिश लोगों के लिए आफत बनकर बरस रही है। कई गाड़ियां ऐसी हैं कि पानी में बह गईं, तो कुछ पानी के बीच फंसी हुई हैं। ये बारिश दक्षिण पश्चिम मानसून यानी जाते हुए मानसून के कारण हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक राजकोट समेत गुजरात के कई इलाकों में अगले 3-4 दिनों तक तेज बारिश हो सकती है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.